गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं हमारा पॉइंट इलेक्ट्रिक पावर। तो हम इलेक्ट्रिक पावर पे हमने जहाँ कंप्लीट किया था टॉपिक, उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। कि मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था और एग्जांपल ऐसे था कि अगर हम इंडिया से एक बल्ब जो है वो अगर यूएस लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा। तो हमने ये देखा था कि अगर 100 वाट का बल्ब हो इंडिया में, कितने पर चलता है वो? 220 वोल्ट पर चलता है, इसीलिए वो 100 वाट देता है। लेकिन अगर हम उसको लेकर चले जाएं यूएस में तो वहाँ ये हो जाएगा कि वहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएगा, देयरफॉर इसका वैटेज 25 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला था हमारा लास्ट एग्जाम्पल। अब क्या करते हैं, अब उल्टा केस करते हैं। समझ लो यूएस से आप ये वाले बल्ब को इंडिया लेकर आते हो। तो समझ लो इन यूएस अगर हम बात करेंगे, आपके पास एक बल्ब है जिसका वैटेज है 100 वाट, ठीक है, और वोल्टेज है 110 वोल्ट, है ना। 110 वोल्ट है उसका वैटेज। अगर आप उसको इंडिया लेकर आते हो तो इंडिया लाने के बाद में उसका वैटेज क्या होगा, जबकि वोल्टेज हो जाता है 220 वोल्ट, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला फॉर पावर। पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो इससे हमको रेजिस्टेंस मिल जाता है। रेजिस्टेंस क्योंकि बदलने वाला नहीं है, यहाँ पे दोनों में एक क्वांटिटी है जो कॉमन रहती है, वो है रेजिस्टेंस। यहाँ से यहाँ इंडिया आने के बाद भी आपका रेजिस्टेंस बदलेगा नहीं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पावर, है ना। और ये पावर कौन सा है, ये रेटेड पावर है ना, ठीक है, ये रेटेड पावर है। ये दोनों भी रेटेड है, ये भी रेटेड है और ये भी रेटेड है, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने इसको, ये रेजिस्टेंस है। अब जब आप इंडिया पहुंचे हो तो इंडिया पहुंचने के बाद इंडिया में आप क्या करोगे ये पता है, पावर कंज्यूम का फॉर्मूला लगाओगे। पावर कंज्यूम इज इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना, ऐसे लगाओगे। तो मैं लिखता हूं अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेटेड रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है जो चेंज नहीं हो रहा है, वो कितना है, ये है वी स्क्वायर अपॉन पी आर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं वी रेटेड का स्क्वायर और नीचे पी आर है वो चला जाएगा ऊपर, ये हो गया पी आर। ये फॉर्मूला अपन कल लिख चुके थे, फिर से बता दिया मैंने आपको, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए बोल के, ठीक है। तो मेरे पास में वैल्यू आ चुकी है, पावर कंज्यूम इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी आर होल स्क्वायर इंटू पी आर, है ना। वी ए कितना है, अप्लाइड वोल्टेज 220 अप्लाई किया मैंने, 110 रेटेड है ना, 110 रेटेड है ना। अभी ये रेटेड है, ये रेटेड क्वांटिटीज है, देखो जरा, रेटेड जो आप ला रहे हो अमेरिका से, समझे। तो ये हो जाएगा आपका, और इसको स्क्वायर कर दिया। और पावर रेटेड पावर कितना है, रेटेड पावर है 100 वाट, ठीक है। तो ये कितना होने वाला है, ये 2 से चलेगा, 2 का स्क्वायर 400 हो गया ये वैल्यू। तो ये हो गया 400 वाट्स। तो कितना हो गया कंज्यूम पावर कितना हो गया 400 वाट। लेकिन क्या ये उसके लिए बना है, ये तो 100 वाट के लिए बना है। तो आप बोलोगे ये 400 वाट पे चलेगा क्या, तो नहीं चलेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे बल्ब विल ब्लोन, ठीक है, फूट जाएगा बल्ब फूट जाने वाला है, नहीं चलने वाला है, ठीक है। इंडिया में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उसको वोल्टेज जो है वो डबल मिला, और वोल्टेज डबल मिलने की वजह से क्या हुआ, उसका पावर 4 टाइम इंक्रीज हो गया। पावर 4 टाइम इंक्रीज होने की वजह से वो इंडिया में चल पाएगा नहीं, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो इस वजह से ये इसको बोला जाता है ब्लोन आउट। तो आपको ये याद रखना है अब कि ब्लोन आउट कब लेंगे और कम वैटेज होने वाला पॉइंट कब लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके समझ में आना चाहिए। अरे समझे बात को। ओके, सो लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल। आपके पास 3 बल्ब है, इनके वैल्यूज है 220 वोल्ट तीनों को भी, रेटेड वोल्टेज है 220 और रेटेड पावर है 1500 और 100, ठीक है। आपके पास में क्या है, 3 बल्ब है और तीनों का ये कॉम्बिनेशन है। आपको ऐसा बोला है। अब क्या करना है, आपको बोला है कि अगर इनको सीरीज में लगाया जाए, ठीक है, अगर सीरीज में लगाया जाए 220 वोल्ट के साथ तो क्या होगा, और पैरेलल में लगाया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पहला हम इसका कनेक्शन लेंगे,
पहला हम इसका कनेक्शन लेंगे कि सीरीज में क्या होगा बोल के, तो ठीक है। अगर हम इनको सीरीज कनेक्शन करते हैं, सीरीज कनेक्शन, तो ये बल्ब कैसे जलेंगे, इनकी ब्राइटनेस कैसी होगी, हमको वो डिफाइन करना है। तो समझ लो मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, ये है पहला बल्ब मेरा, ठीक। उसके बाद आगे जाके ये दूसरा बल्ब और तीसरा बल्ब, तीनों लगा दिया सीरीज में। और कितना दे दिया इसको, मैंने इसको दे दिया है 220 वोल्ट। अब हम ऐसा नहीं दिखा सकते, एक्चुअली ये जो है ना ये सिंबॉलिक है, मैं डीसी दिखा रहा हूँ, एक्चुअली हम उसको जो बल्ब लगा रहे हैं वो एसी में लगा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास हम एसी में लगाते हैं, तो एसी में लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसको एसी का सिंबल दे देना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप उसको डीसी बताते हो तो भी चलेगा, अगर एसी बताते हो तो भी चलेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं। अगर आप ऐसा एसी बताते हो, ये लो ये एसी का सिंबल होगा, तो भी चलता है, कोई फर्क की बात नहीं है, ठीक है। आपने इसको 220 वोल्ट पे लगा दिया। अब 220 वोल्ट पे लगाने के बाद ये है आपका बल्ब B1, ये है B2 और ये है B3, ठीक है। इसमें से ये B1 है, ये B2 है और ये B3 है, ठीक है, ऐसा। अब हमको जो बोला है कि यहाँ पे सीरीज में लगा दो। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि हमने कल एक फॉर्मूला देखा था कि ब्राइटनेस जो है वो क्या होती है, ब्राइटनेस इज एक्चुअली पावर कंज्यूम, है ना, पावर कंज्यूम। तो कंज्यूम पावर का फॉर्मूला इसमें देख लेते हैं, कंज्यूम पावर क्या होगा बोल के। तो इसमें, अब इसमें जो कंज्यूम पावर जिसका ज्यादा होगा, मींस जिसका कंज्यूम पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा, ठीक है ना, ऐसा ही है फॉर्मूला। अच्छा, पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर कंज्यूम इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पे क्या है वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो वोल्टेज क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। और मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है क्या, इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, करंट कैसा है, सेम है, तो हम क्या लिख देंगे, I²R, ठीक है। कंज्यूम पावर का फॉर्मूला मैंने बदल दिया, क्यों बदल दिया मैंने, जो कांस्टेंट है उसको लेंगे ना भाई, R कांस्टेंट है क्या, नहीं, देखो R चेंज होता है तीनों जगह पे, R अलग अलग होगा ना तीनों का, इसीलिए अपन क्या करेंगे, I²R कर देंगे फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, करंट सेम है, यहाँ पे कौन सेम है, करंट सेम है, तीनों में से करंट सेम जाने वाला है, इसीलिए हम क्या कर देंगे, इसको कांस्टेंट वाला ये वाला फॉर्मूला लेंगे। V²/R क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे V कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, हम रेजिस्टेंस के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ गए, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका कंज्यूम पावर ज्यादा, जिसका कंज्यूम पावर ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा, ये बात समझ में आ रही है ना। चलो ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, वी नो दैट, पुराना फॉर्मूला लिखते हैं, पावर रेटेड इज इक्वल टू वी रेटेड स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर रेटेड, है ना, इस तरह से निकल जाएगा वैल्यू। अब देखो रेटेड वोल्टेज तो 220 है, 220 220 220 है ना, रेटेड वोल्टेज, ये तो 220 है, तो क्या हो गया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। अरे है कि नहीं बात सही है, रेटेड पावर, तो रेटेड पावर किसका ज्यादा है, देख लो B1 का ज्यादा है, देयरफॉर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम होगा। तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस सबसे कम है R1 का, R1 सबसे कम, ठीक है, उसके बाद में R2, उसके बाद में R3, यानी कि रेजिस्टेंस इसका सबसे ज्यादा है। 100 वाट का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, क्योंकि उसका पावर कम है, पावर जिसका कम रेजिस्टेंस उसका ज्यादा। अच्छा चलो, ये निकल गया सीक्वेंस, ये सीक्वेंस निकल गई, तो पावर कंज्यूम में जाते हैं। देयरफॉर कंज्यूम्ड पावर P1, जो हमारा बल्ब 1 है समझो, P1 क्या हो जाएगा, सबसे कम, P2 से भी, P3 से भी, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है, I²R, करंट सेम है, तो रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा उसका कंज्यूम पावर ज्यादा, रेजिस्टेंस R3 का ज्यादा इसलिए कंज्यूम पावर R3 का ज्यादा है। देयरफॉर ब्राइटनेस B1 की सबसे कम, B2 की उससे थोड़ी ज्यादा और B3 की सबसे ज्यादा। तो अब ये एक बात याद रख लो, क्या बात याद रख लोगे, एक फंडा बना लेते हैं, इन सीरीज कनेक्शन, क्या फंडा याद किया हमने, इन सीरीज कनेक्शन बल्ब विथ लोवेस्ट रेटेड पावर विल ग्लो ब्राइटेस्ट, जिसका पावर सबसे कम होगा वो वाला बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट चमकेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ से, ओके देन। देखो अब सेकंड केस है हमारा पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, करना है पैरेलल कनेक्शन। देखो जरा, पैरेलल कनेक्शन के अंदर में क्या होता है, ब्राइटनेस फिर भी कंज्यूम पावर के ऊपर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंज्यूम पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिया, अब
अब ये फॉर्मूला इसलिए लिया है क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज है, वोल्टेज कांस्टेंट मिल रहा है, तीनों को मिल रहा है, ठीक है ना। तीनों को कितना मिल रहा है, 220 220 220, तीनों को 220 वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए वोल्टेज वाला फॉर्मूला लिया। पिछले केस में क्या मिल रहा था, जो डिवाइड हो रहा था वोल्टेज उसको छोड़ दिया था, जो कांस्टेंट था उसको लिया था। यहाँ पे भी करंट डिवाइड हो रहा है उसको छोड़ दिया और वोल्टेज को ले लिया, ठीक है। तो वोल्टेज 220 ले लिया अपन ने। अब क्या हो जाएगा, देखो पावर कंज्यूम, ये तो कांस्टेंट है तो आर के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। तो कंज्यूम पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एज अपने को तो पता है कि R3 जो है ये सबसे ज्यादा है R2 से भी R1 से भी। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, पावर कैसे हो जाएंगे फिर, पावर की वैल्यू बोलो, सबसे कम जिसका रेजिस्टेंस पावर उसका सबसे ज्यादा, है ना। अरे पावर उसका सबसे ज्यादा, तो P1 का पावर सबसे ज्यादा है, P1 का पावर सबसे ज्यादा है, ठीक है। देयरफॉर ब्राइटनेस अगर देखा जाए तो ब्राइटनेस चमकू कितना होगा, कौन होगा सबसे ज्यादा, चमकू B1 होगा, उसके बाद B2 होगा, उसके बाद B3 होगा। और हम यहाँ पे बोलते हैं इन पैरेलल बल्ब विथ हाईएस्ट रेटेड पावर विल ग्लो ब्राइटेस्ट। बस खत्म। देखो हमारे घरों में, जो आपके घरों में जो कनेक्शन होता है वोल्टेज का, वो यही होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। आपके घरों में, हमारे घरों में कनेक्शन जो पावर का होता है वो ऐसा ही होता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप जो है एक 25 वाट का बल्ब जलाते हो, ठीक है, तो वो कम जलता है। अगर आप 100 वाट का बल्ब जलाते हो ज्यादा जलता है, 1000 वाट का बल्ब लगाते हो तो और ज्यादा जलता है। क्यों, क्योंकि वो पैरेलल में होता है। तो आपके, हमारे पास, सबके पास में हम पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं, इसीलिए हमारे पास ये वाला फंडा यूज होता है, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर हुई है। चलो अब एक और केस लेता हूँ। देखो मैंने पहले एग्जाम्पल पढ़ा दिया आपको, एग्जाम्पल पढ़ाने के बाद रूल पढ़ाता हूँ। देखो अभी ये रूल है, यहाँ पर हमने कनेक्शन किया है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या बल्ब आप कह सकते हो, ठीक है। बल्ब हो या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो, उनको कनेक्शन कैसा करते हैं। तो देखो सीरीज कनेक्शन और ये है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन के अंदर देखो टोटल पावर जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन टोटल P टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, ठीक है। जबकि जब पैरेलल कनेक्शन में आप जाओगे तो वहां पे P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। मतलब ये जो आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाले जो थे उसका बिल्कुल ऑपोजिट है ना केस, बिल्कुल सही, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल वो आपने पढ़ा है। तो वो केस कैसे थे, सीरीज में डायरेक्ट एडिशन होता था और पैरेलल में रेसिप्रोकल का एडिशन होता था। यहाँ पे पावर में कैसा है कि सीरीज में रेसिप्रोकल का एडिशन है और पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन है। तो ये याद रखना है आपने कि ये रेजिस्टेंस जैसा नहीं है, इट इज अनलाइक रेजिस्टेंस। उसके बाद देखो इफ n बल्ब्स आर कनेक्टेड, अगर आपने n बल्ब्स को, आइडेंटिकल बल्ब्स है, सब आइडेंटिकल है, हर एक जो तो 100 वाट का या 50 वाट का है उसको कनेक्ट किया है, तो P बाय n हो जाएगा वैल्यू, ठीक है, टोटल पावर। और कंज्यूम पावर यानी कि ब्राइटनेस, अभी मैंने आपको ये लिखा कर दिया है, ठीक है। अपन ने पिछले ही स्लाइड के अंदर में ये पढ़े हैं कि जो ब्राइटनेस होती है वो काय पे होती है, कंज्यूम पावर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कंज्यूम पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V क्यों ले रहे हैं सीरीज में, क्योंकि सीरीज में क्या हो रहा है, V चेंज होता है, ठीक है। कांस्टेंट कौन है उसको नहीं लेते हैं, जो चेंज होता है उसको लेते हैं रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो कांस्टेंट कौन था इसमें, करंट था, करंट कांस्टेंट है उसको छोड़ दिया, तो V के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और या फिर रेटेड पावर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ऐसे ही था ना, देखो हमने देखा था कि जो 25 वाट का बल्ब था वो सबसे ज्यादा जल रहा था, ठीक है ना, सीरीज के अंदर में, सही बात है। अच्छा देखो पैरेलल के अंदर क्या होता है, पैरेलल के अंदर में हो रहा है आपके ये है कि कंज्यूम पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर, यानी जिसका हाईएस्ट पावर था वही सबसे ज्यादा जला, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसा बोलते हो आप। जिसमें करंट ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा, जो ब्रांच में करंट ज्यादा होता है, देखो पैरेलल है ना, तो जो ब्रांच में करंट ज्यादा होगा उसका, या फिर रेजिस्टेंस जिसका कम, तो हमने देखा था रेजिस्टेंस सबसे कम किसका था, जो हमारा अभी पिछले स्लाइड में, पिछले एग्जांपल में 1000 वाट वाला बल्ब था उसका रेजिस्टेंस सबसे कम था, देयरफॉर उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा थी, सही बात है। तो यहाँ पे हमने वही जो बात हमने लिखी है ना, फंडा लिखा है, वही चीज है ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन बल्ब विद ग्रेटर वैटेज विल गिव मोर ब्राइट लाइट एंड मोर करंट विल पास थ्रू इट, ठीक है, ऐसे होता है। क्योंकि करंट पास थ्रू की बात क्यों किया इसने, इसमें भी करंट पास थ्रू की बात क्यों किया इसने, वेटेज आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का दिया, देखो कॉम्बिनेशन बल्ब ऑफ लेसर वेटेज विल गिव मोर ब्राइट लाइट एंड पीडी अक्रॉस इट विल बी मोर, ठीक है। ऐसा क्यों दिया, क्योंकि हम हीटर भी लगा सकते हैं, हो सकता है कि हमने हीटर लगाया होगा, ये बल्ब निकाल के हम इसकी जगह हीटर लगा देंगे, हीटर में भी क्या होता है, एक कॉइल होता है, ठीक है। तो उसी चीज को हम समझते हैं। अब चलो देखते हैं हीटर का। देखो एक एग्जाम्पल देखो, समझ लो कि मेरे पास में एक बल्ब है, ओके, और इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। व्हाई, बिकॉज जो मेरे पास में बैटरी है वो बैटरी बहुत बड़ी है, कितनी है, 126 वोल्ट की है, ठीक है। बल्ब का रेटेड वोल्टेज है 6 वोल्ट और इसका रेटेड वैटेज है 30 वैट, ठीक है। कितना है बल्ब है मेरा 6 वोल्ट 30 वैट का, ठीक है।
और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R। हमको क्वेश्चन ये बोला है कि क्योंकि आप देखो इसको सिर्फ 6 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, आप 126 वोल्ट अगर लगाओगे उसको तो बल्ब तो जल जाने वाला है कि नहीं? बात सही, बल्ब तो जल जाएगा। आपको ये बोला है कि सीरीज में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाइए कि आपका बल्ब फुल ग्लो होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू ग्लो द बल्ब विथ फुल ब्राइटनेस। मैं ये बोलता हूं कि फुल ब्राइटनेस से बल्ब कब ग्लो होगा? आंसर है कि जब बल्ब को 6 वोल्ट मिल जाएगा, जब वो ग्लो हो जाएगा। तब लिखेंगे जब बल्ब को 6 वोल्ट मिलेगा तब वो फुल ग्लो करेगा, है ना। इससे ज्यादा नहीं देना है, इससे ज्यादा देने का नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको दे देते हैं। तो अगर मैंने इसको दे दिया 6 वोल्ट और इसको दे दिया 30 वाट, 30 वाट तो है मतलब उसका 6 वोल्ट मिलते ही ये कितने वैटेज से जलने वाला है? 30 वाट पावर लेने वाला है। अगर 30 वाट पावर लेगा तो इसमें से करंट कितना जाएगा बोलो बोला जरा। हम बोलेंगे कि इसमें से करंट जाएगा I, तो करंट I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट I का फॉर्मूला आपको ये फॉर्मूला मालूम है ना, आपको ये फॉर्मूला मालूम है ना, P इज इक्वल टू V इंटू आई भी है अपने पास फॉर्मूला पावर का। तो हम निकालते हैं I इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज, है ना। तो पावर रेटेड कितना है? पावर रेटेड है उसका 30 वाट और वोल्टेज कितना मिल रहा है उसको? 6 वोल्ट देना पड़ेगा ना अपने को 6 वोल्ट। तो करंट कितना हो जाएगा उसमें से? करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर करंट उसमें से जाएगा। अच्छा यही 5 एम्पियर इसमें से भी तो जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस में से भी जाना चाहिए। तो फिर मैं कहूंगा कि यहां का वोल्टेज V होता है, देन ड्रॉप अक्रॉस, क्या लिखेंगे? ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R क्या होगा? V इज इक्वल टू I इंटू R, है ना। इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है? अगर इसको 6 वोल्ट मिल रहा तो इसको कितना वोल्टेज मिल रहा? 120, है ना। इसको 6 मिला तो इसको 120 मिलेगा ना भाई, 126 है ना टोटल, 120 ये 6 तो ये 120 मिला। करंट कितना है? 5। रेजिस्टेंस कितना होगा बोलो जरा, हाउ मच विल बी द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 120 बाय 5 इज इक्वल टू 24 ओम्स, है ना। 24 ओम्स का 24 ओम का रेजिस्टेंस आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। क्रॉस चेक कर लो, अगर 24 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, करंट कितना है? 5 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा? 24 इंटू 5, 120 का ड्रॉप यहाँ हो गया, 6 वोल्ट इसको मिल गया। अरे बात सही है कि नहीं है? यही तो निकालने का था फिर, और क्या निकालने का था? यही तो निकालने का था, 24 ओम्स लगाना पड़ेगा आपको। तो ऐसा अगर क्वेश्चन अब आपको कोई भी पूछा जाए कि आपको यहाँ पे एक बल्ब दे दिया, यहाँ पे छोटा सा एलईडी दे दिया और बोला कि 2 वोल्ट का एलईडी लगाना है, इधर 100 वोल्ट है तो 98 का ड्रॉप यहाँ चाहिए, तो कितना रेजिस्टेंस होगा? निकाल सकते हो ना आप? अरे है कि नहीं बात सही? निकाल सकते हो ना। तो बस ऐसे ही करना है। अब आपके घर में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसा? आपके पास में एक छोटा सा बल्ब है समझो, और वो बल्ब पे लिखा हुआ है कि ये 12 वोल्ट पे चलता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास में एक छोटा सा बल्ब है और ये चलता है 12 वोल्ट पे, है ना, ये 12 वोल्ट पे चलता है और आपको दिया गया है बैटरी जो है वो आपकी 48 वोल्ट की है ना, 48 वोल्ट की बैटरी आपकी। तो आपको बोला गया है कि सीरीज रेजिस्टेंस कितना होगा, सीरीज रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपको इसका वैटेज निकालना पड़ेगा। इसका वैट आपको बोल दिया है 12 वोल्ट और ये है 9 वैट का बल्ब, समझो ऐसा है 9 वैट का। आप क्या कैलकुलेशन कर सकते हो इसकी, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करो और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, कॉन्सेप्चुअल है। B1 और B2 दो बल्ब है, ठीक है, और हमको ये दिया कि उनका वैटेज कितना है, 100 वैट, 50 वैट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट रेटेड। ये रेटेड है, ये सब वैल्यू रेटेड वैल्यूज है। उसके बाद क्या किया उसने, 220 पे अगर लगाते तो ये 100 वैट देता, ये 50 वैट देता। अब लगा दिया उसने 440 पे, है ना, डबल वोल्टेज पे लगा दिया। अरे भैया जब 440 पे लगा दिया तो हमको ये बोला है कि कौन सा वाला बल्ब फूट जाएगा। फूटने वाला तो है, मैंने आपको यूएस का केस समझा ना, यूएस से इंडिया लेके आओगे तो बल्ब फूट जाएगा बोल के, तो यानी कि 110 से 220 पे लगाए थे तो फूट गया था। तो जब ये 220 से अगर 440 पे लगाओगे तो फूटेगा ना बल्ब, तो बल्ब फूटेगा, लेकिन कौन सा वाला, B1 के B2, 100 वाट वाला या 50 वाट वाला। तो अपन चलो देखते हैं क्या होगा, इनका रेजिस्टेंसेस देख लेते हैं। तो मैं ऐसा लिखता हूँ कि रेजिस्टेंसेस ऑफ द बल्ब, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंसेस क्या होता है, रेटेड वोल्टेज, है ना, का स्क्वायर अपॉन पावर रेटेड, यही है ना फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू V² बाय R वाला फॉर्मूला, तो इससे लगा दिया। तो इस तरह से अगर मैंने देखा कि वोल्टेज रेटेड कितना है 220, ये तो कांस्टेंट है, तो फिर रेटेड पावर कितना है 100 और 50, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज अगर देखा जाए, B1 का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, है ना, इनवर्स रिलेशन है, तो B1 का रेजिस्टेंस हो जाएगा कम और B2 का रेजिस्टेंस हो जाएगा ज्यादा। अरे है कि नहीं, R2 ज्यादा हो जाएगा, R1 कम हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों के अक्रॉस में एक वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा V1 और यहाँ एक वोल्टेज ड्रॉप होगा V2। सही बात है कि नहीं है, लॉजिकल है, समझो बात को।
तो हम ऐसा लिखेंगे कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर का ड्रॉप होता है। आई करंट तो सेम होगा, करंट आई तो सेम है, अगर आई सेम है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। R किसका ज्यादा है? R2 का। देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूं कि V2 इज ग्रेटर देन V1। अरे है कि नहीं बात सही? यानी कि ये जो है इसका ड्रॉप ज्यादा होगा, इसका ड्रॉप कम होने वाला है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस B2 बल्ब इज मोर देन V1, ठीक है, इससे ज्यादा। अब इसका ड्रॉप ज्यादा है। अगर ये दोनों, सोचो थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर यहाँ पे दोनों बल्ब 100 के होते, सोचो जरा, अगर दोनों बल्ब 100 के होते तो इसके अक्रॉस कितना होता था ड्रॉप? 220। इसके अक्रॉस कितना होता था? 220। सही बात है ना? लेकिन क्योंकि एक बल्ब का वैटेज कम हो गया, इसीलिए उसके अक्रॉस में क्या हो गया? वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो गया। मतलब ये जो होगा दैट इज, मैं ऐसा लिखूं क्या, V2 विल बी ग्रेटर देन 220। अरे है कि नहीं बात सही? 220 कब मिलता था? जब दोनों 100 रहते थे तो 220 का ड्रॉप होता था अक्रॉस में। लेकिन क्या हो गया, एक 100 रह गया, एक 50 हो गया, तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। V2 इज ग्रेटर देन 220 एंड V1, क्योंकि V1 लेस है, लेसर। ये दोनों इक्वल कब होते थे? जब 220 मिलता था। लेकिन जब इसको ज्यादा बोला तो ये 220 से ज्यादा है, ये 220 से कम है, 220 से कम। ठीक है, ऐसा V1 220 से कम है तो V2 220 से ज्यादा। अब देखो वोल्टेज रेटेड जब मिलता है, जब बल्ब 100 वाट देता है कि नहीं बात सही? जब वोल्टेज रेटेड मिलता है तो ये 50 वाट देता है। लेकिन जब V2 की वैल्यू ग्रेटर देन 220 हो जाएगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 220 हो जाएगी, तो 50 वाट वाला क्या हो जाएगा? ब्लोन आउट हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि बल्ब B2 विल ब्लोन, ये फूटेगा। ठीक है, B2 फूटेगा। क्यों? क्योंकि उसका पावर कम है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस ज्यादा है। वोल्टेज ड्रॉप जिसके अक्रॉस ज्यादा होता है वो बल्ब फूटने वाला है। ऑब्वियसली वोल्टेज ड्रॉप अगर ज्यादा हो गया, 220 चाहिए था, 220 से ज्यादा मिल गया तो फूट जाता है। आपके घर में भी आप देखते हो कि देखो, जब कभी कभार ऐसे हो जाता है कि लाइट चली जाती है, फिर आ जाती है, पावर कट होता है, फिर पावर आ जाता है, और उसके बाद में क्या होता है, कभी कभी एक्सेस पावर आ जाता है। मतलब रातों में कभी ऐसा होता है, बारिश के दिनों में तो अक्सर ऐसा होता है, रेनी सीजन के अंदर में, कि पावर कट हो जाएगा आपका, और उसके बाद जब वापस पावर आएगा तो पावर आने के बाद में क्या होता है, पावर ज्यादा आ जाता है। आपकी 240 या 220 वोल्ट का अप्लायंस होता है, लेकिन उसको 300 वोल्ट मिल जाता है, तो 300 वोल्ट में क्या होता है, जल जाता है। तो फिर हम बोलते हैं कि हमारा फ्रिज जल गया, हमारा जो है तो एसी जल गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें जल जाती है, टीवी जल जाता है। तो ये क्यों जलते हैं? क्योंकि अगर ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा ना हो, ओवरलोड प्रोटेक्शन उनके ऊपर लगा ना हो और रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज उनको मिल जाए तो वो जल जाते हैं। ठीक है, ये वाला केस है। तो रेटेड वोल्टेज से ज्यादा इसको मिला, इसीलिए ये जल गया, तो 220 वाला जल जाएगा। अरे समझ में आई ना बात? V2 वाला जलेगा, ये वाला, ये फूटने वाला है। सी अगेन एक क्वेश्चन दिया, दो बल्ब है, इधर एक, इसके सीरीज में एक और नीचे देखेंगे तो नीचे एक बल्ब है। ठीक है, यहाँ पर पैरेलल में लगा दिया है और यहाँ पर कुछ तो वोल्टेज दे दिया है, और हमको ये पूछा है कि V वोल्टेज देने के बाद अगर ये सारे बल्ब सेम रेटेड के, ठीक है, ये सेम रेटिंग के हैं, सेम वैटेज, अगर इनका वैटेज सेम है, मतलब रेटिंग सेम है इनकी, ठीक है, 220 वोल्ट 100 वाट समझ लो ऐसा, 220 100 220 100 220 100 सब वैसे ही है। अगर 220 वोल्ट और 100 वाट अगर ऐसे है तीनों भी, तो हमको बोला है कि बल्ब B1 B2 और B3 में से ये B1 है, ये B2 है और ये B3 है, समझे बेटू? तो अब ये पूछा है कि इन तीनों में से सबसे ब्राइटेस्ट कौन होगा, इनका ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस जमाइए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे, ये बल्ब को वोल्टेज V मिल रहा, ये दोनों को भी V मिल रहा, मतलब इन दोनों के लिए एक वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है ना, इसको पूरा वोल्टेज V मिलने वाला है, और इन दोनों के पास में वोल्टेज कैसा होने वाला है, ड्रॉप होने वाला है। ऐसा है, तो वोल्टेज तो कांस्टेंट नहीं हुआ ना, कांस्टेंट हुआ क्या? नहीं। अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो फिर कुछ और सोचते हैं, कुछ और क्या, यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट I आया, इसमें I1 गया और इसमें I2 गया। अब ये सोच लेते हैं, तो पावर कंज्यूम ब्राइटनेस होता है ना, पावर कंज्यूम इज इक्वल टू, V वाला नहीं लेंगे फॉर्मूला, I वाला लेंगे, I² R, है कि नहीं? क्योंकि रेजिस्टेंस तो सबका सेम है कि नहीं बात सही? रेजिस्टेंस तो इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, रेजिस्टेंस तो सेम है ना, वेटेज की वजह से रेजिस्टेंस सेम है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V रेटेड का स्क्वायर अपॉन पावर रेटेड,
है कि नहीं बात सही? ऐसा है। तो इस वजह से रेजिस्टेंस तो सेम हुआ। अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो यहाँ पे लगा के देख लेते हैं, जिसका करंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ब्राइटनेस जलेगा, ठीक है, जिसका करंट ज़्यादा। अच्छा, करंट क्या होता है? यहाँ पे एक फॉर्मूला अगर लगाएंगे, ये वाला, इसका ड्रॉप जो है, इसका ड्रॉप V के बराबर है, इसका ड्रॉप V1 है, इसका ड्रॉप V2। अब देखो अपने पास में एक चीज़ होती है लिखी हुई, I1 is to I2 is equal to, I1 is to I2 is equals to, कैसे लिखते हैं? 1 अपॉन इसका रेजिस्टेंस R हो जाएगा, और 1 अपॉन इसका रेजिस्टेंस बोले तो 2R हो जाएगा। देखो इसका रेजिस्टेंस ओनली R है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई? R प्लस R, 2R है ना, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस 2R है। तो अगर मैंने फिर इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? इसको कॉमन 2 बना सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2:1, 2:1। ये है आपका I1 is to I2 की वैल्यू। तो देयरफॉर I1 क्या हो जाएगा? I1 is equals to 2/3 इंटू कैपिटल I, और I2 क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू कैपिटल I। मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है ये 2I/3 है ना, ये 2I/3 है, और ये कितना है? I/3 है। इसका मतलब ये हुआ इधर करंट जा रहा है कम, दैट इज I2 जो है ये लेस है I1 से, है ना, I2 कम है I1 से। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ है? वो ये वाला, कंज्यूम पावर, जिसका करंट ज्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस कॉमन है, जिसका करंट ज्यादा उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा। तो हम लिखेंगे पावर कंजम्पशन ऑफ 1 इज ग्रेटर देन पावर कंजम्पशन ऑफ 2, है ना, पावर कंजम्पशन ऑफ 2 और 3, ये दोनों का पावर कंजम्पशन सेम है। P1 का ज्यादा है, इसका ज्यादा है, और इसका नाम क्या है? B3 है, इसका नाम ऐसा है। ये नामों की भी गड़बड़ मैंने की है ना, ठीक है। इसको 1 2 बोलेंगे, ये दोनों का पावर सेम, और ये 3 है, समझे बात को? ऐसा हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात सही है? ओके। इसमें हमने लिखा कि रेजिस्टेंस क्या था? R1 इक्वल था R2 के, इक्वल था R3 के, इसीलिए अपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। करंट जिसका ज्यादा उसका कंजम्पशन ज्यादा, तो करंट किसका ज्यादा है? करंट I1 का ज्यादा है, इसीलिए करंट I1 ज्यादा है। I1 किसी ब्रांच में? B3 में, तो इसीलिए P3 ज्यादा है, ठीक है, ऐसा। ठीक, ये नंबरिंग में गड़बड़ है, सिर्फ इसकी वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं, इसको 2 और इसको 3 बोल दिया, तो लो मसला सॉल्व हो गया, 3, ठीक है। अब तो खुश? ऐसा है। फिर से देख लो और लिख लो, सही बात है। चलो एक और ऐसा लेता हूं। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। B1 B2 B3 B4 B5 6, इतने सारे बल्ब दिया, सारे बल्ब का सेम पावर रेटेड है। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस, ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस में अरेंज करना है। वोल्टेज सबको कांस्टेंट मिल रहा है V, लेकिन सबको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 को कांस्टेंट मिलेगा, ये 2 को मिलेगा, ये ब्रांच को अलग मिल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, और इसको अलग मिलेगा। तो इस तरह से क्या होने वाला है? यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। करंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है तो हम क्या करते हैं? चलो पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाते हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट मैं डायरेक्ट यहाँ भी समझा सकता हूँ, लेकिन आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी अपने रेजिस्टेंस वाले से। रेजिस्टेंस वाले से आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। देख लो जरा, है कि नहीं बात सही? रेजिस्टेंस वाले से क्लैरिटी आती है ना ज़्यादा। तो इसको बोल दोगे आप, ये हो जाएगा आपका पावर P1, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2 P3, ये हो जाएगा P4 P5 और P6, ठीक है। और सबकी वैल्यू क्या है? रेजिस्टेंस कितना है सबका? R है। सबका रेजिस्टेंस कितना है? R है। करंट्स बताओ। करंट सबसे पहले निकलेगा I करंट निकलेगा यहाँ से, सबसे ज़्यादा करंट इसको मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से जो करंट होगा ये I1 इधर जाएगा और I2 इसमें जाएगा, है ना। I2 आगे जाके और 2 में डिवाइड होगा, कितने में? और 2 में। कौन कौन से? I3 और I4, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। करंट समझ में आ गए? सारे करंट समझा दिया मैंने। चलो अब निकालते हैं सिर्फ कि करंट सबसे ज्यादा कौन सा है। तो अपने को मालूम है ऑब्वियसली I सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, I सबसे ज्यादा है। तो P1 की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है। हम ऐसा बोलेंगे कि P कंज्यूम यानी कि ब्राइटनेस, यही तो ब्राइटनेस है चमकू, यही तो है। I² R होगा। क्या बोलेंगे? I² इंटू R सबका सेम है, इसीलिए करंट पे डिपेंड करेगा। जिसका करंट ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा, समझे बात को? जिसका करंट ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। तो चलो पहले I1 I2 को डिवाइड करते हैं। तो I1 I2 को डिवाइड कैसे करते हैं अपन? यहाँ पे लिखते हैं I1 इज टू I2, ये मैंने आपको शॉर्टकट जो सिखाया वो वाला, इज इक्वल टू 1 अपॉन, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस R, बोले तो 2R, और इस 2, ये ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? देखो ये कितना है? R, और ये क्या हो जाएगा? R और ये R, तो इसको क्लब कर दो एक जगह, तो ये कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा, है ना। R प्लस R/2 बोले तो 1.5R, यानी कि 3/2R, है कि नहीं बात सही? 3/2R ना, 1.5 लिखू क्या? चलो ऐसे लिख देता 1.5R, क्योंकि ये दोनों R का क्या हो जाएगा? ये, अरे देखो राजा, ये एक बन जाएगा, कितना? R का पैरेलल,
और ये बन जाता है R/3/2R, है ना, 3/2R बन जाता है बस। तो अब ये हो गया आपके पास में 1.5 और ये क्या है 2 है। कॉमन क्या दिख रहा है 1.5 और 2 के अंदर में 3 नहीं 4 5 6 दिख रहा है ना। 6 बनाने के लिए इसको 3 कर देंगे तो ये हो जाता है 3:2 और इसको 6 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये हो गया 4। तो ये हो गया आपका I1:I2। क्या हम इसको ऐसा लिख पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे देखो I1:I2। तो मैं लिख पाऊंगा कि I1 की वैल्यू होगी 3/3 + 4 = 7 टोटल करंट I, है ना, टोटल करंट कितना है I है। अच्छा I2 को कैसे लिख पाएंगे, I2 = 4/7 अरे सही है। तो इसमें से बताओ मुझे कौन ज्यादा है कौन कम है। I2 इज ग्रेटर देन I1, है कि नहीं। I2 इज ग्रेटर देन I1, 4/7 है ना वो, और ये 3/7 है, तो कम कौन होगा, ये कम होगा, ये ज्यादा होगा ऑब्वियसली। डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों के। तो ये वाली एक सीक्वेंस अपने को ये मिल गई, एक सीक्वेंस ये मिल गई, I1 सबसे ज्यादा मिल गया, उसके बाद I2 I1 की मिल गई। अब I3 और I4 चेक करना है। I3 और I4 कैसे चेक करोगे वही सेम मेथड अपना, I3:I4 दोनों भी आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे लिख दो डायरेक्टली, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा ना वो दोनों भी। तो हम क्या बोलेंगे I3 = I4 क्या लिखोगे I2/2 है कि नहीं, I2/2। देखो यहाँ से जितना भी करंट आएगा, समझो 5 इधर से आया 4 एम्पियर आया तो इधर 2 जाएगा इधर 2 जाएगा, क्योंकि रेजिस्टर तो दोनों का सेम है। ठीक है, जब ये दोनों का आपने क्लब किया था तो उसके अंदर में से टोटल 4 एम्पियर जा रहा था, लेकिन जैसे दोनों का आप डिवाइड करते हो R/2 और ये इधर R और इधर R हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है, रेजिस्टेंस आपका दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो क्या होता है, करंट आधा इधर जाता है आधा इधर जाता है। ये अपने कॉमन सेंस है, ये बहुत मैं एक एपिसोड से पढ़ा चुका हूँ, 14 15 16 नंबर के एपिसोड के अंदर ये सब कुछ हो चुका अपना। तो ये कितना हो जाएगा I2 कितना है 4/7, इसको 2 से डिवाइड करो तो I3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी I3 = 2/7, है ना, और I4 की वैल्यू भी आ जाएगी 2/7 I। ठीक है, तो अब ये दोनों सेम हो गए, अब ये दोनों कैसे हो गए सेम हो गए, और ये सबसे कम हो गए। I3 और I4 सबसे कम भी है और सेम भी है। तो चलो फिर फाइनल सीक्वेंस क्या होगी हमारी, फाइनल सीक्वेंस एज P is directly proportional to I, as P is directly proportional to I, करंट I। तो therefore क्या लिख सकते हो, सबसे ज्यादा कौन है, सबसे बड़ा कौन है P1, सबसे बड़ा कौन है P1। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर है, अब देखो I2 बड़ा है I1 से, यानी कि I2 बड़ा है मतलब क्या हो जाएगा P4, उसके बाद नंबर आएगा P4 का, इसका पावर ज्यादा होगा। ठीक है, और ये किससे बड़ा होगा फिर, ये P4 के बाद में किसका नंबर आएगा, P4 के बाद नंबर आएगा I1 I2 का, क्योंकि ये तो 2/7 हो गया ना। ये तो देखो जरा, ये 3/7 का नंबर आएगा ना, पहले 4/7 का नंबर आया। ठीक है, 4/7 का नंबर आया I2 किसका P4, और उसके बाद 3/7 का नंबर आएगा I1 कहां से जा रहा है P2 और P3 में से, तो यहाँ पे लिखोगे आप P2 = P3। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आएगा, उसके बाद नंबर आएगा 5 और 6 का, दोनों की वैल्यू सेम। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम। तो ये है आपकी सीक्वेंस, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्राइटनेस। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। ठीक है, क्या ये बात अच्छे से समझ में आई, फिर से देखो पूरा कैसे हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। करंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपको याद रखना है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होगा वैसे ही आपको वैल्यूज मिलते जाएगी। अरे बात समझे कि नहीं समझे। ओके, सो लेट्स सी द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक सेल है आपके पास, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेल होता है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। R कैपिटल R जो है ये लोड रेजिस्टेंस है, इसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस दोनों बोला जाता है। ठीक है, इसको लोड बोला जाता है। तो हमारे पास लोड कौन है, ये है भाई, ये भाई लोड है अपने। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड टू द लोड व्हेन लोड रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यानी छोटू R और कैपिटल R। ठीक है, जब छोटू R becomes equal to कैपिटल R, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, इस कंडीशन पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू I²R, है ना, I²R। मतलब ये हुआ क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ये वाला, तो देयरफॉर अगर मैक्सिमम पावर है तो मतलब करंट भी क्या है, मैक्सिमम है। चलो देखते हैं कि करंट मैक्सिमम है या नहीं। ओके, चलो करंट मैक्सिमम है या नहीं, पाई P = I²R दिख रहा है कि नहीं, ये I²R दिखा। ठीक है, ओके देन चलो लिखते हैं। वी नो दैट, पहली बात वी नो दैट करंट इज इक्वल टू, इस सर्किट में करंट कितना है बताओ जरा, इस सर्किट में करंट I की वैल्यू कितनी होगी, E/R+R, E/R+R, है कि नहीं बात सही। ठीक है, तो देयरफॉर पावर कितना हो जाएगा, देखो पावर इज इक्वल टू I²R, यानी कि E/R+R पूरे का ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू R।
ठीक है, ऐसा है वैल्यू, ये पावर की वैल्यू है। तो अगर ये आपके पास में है पावर की वैल्यू, यानी मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का ब्रैकेट स्क्वायर। ये है अपने पास में पावर, इसको मैक्सिमम बताना है, ठीक है, इसको मैक्सिमम बताना है। तो क्या बोलेंगे हम, फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर, पावर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि इसमें आर वेरिएबल है ना, कैपिटल आर वेरिएबल है, छोटा आर थोड़ी है, कैपिटल आर वेरिएबल है। तो उसके साथ में अगर डेरिवेटिव लेते हो तो डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, ये मैथमेटिकल कंडीशन है। डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा सकते हो। डेरिवेटिव कौन सा, u इंटू वी वाला, u इंटू वी वाले लगाओ, इसको ऊपर लेके जाओ, 10 to माइनस, इसका 2 to माइनस 2 कर दो और u इंटू वी से सॉल्व कर दो, ठीक है, वो भी हो सकता है। या फिर जो है तो u बाई वी वाला लगा दो, यानी कि आप अगर दोनों भी लगाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ u बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी लेता हूँ, देखो u बाई वी का डेरिवेटिव तो क्या लेते हैं हम, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, है ना, ऐसे लेते हैं। ये फॉर्मूला है ना, ठीक है, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो याद होगा आपको। अगर याद नहीं है तो फिर u इंटू वी लगा लो, u इंटू वी भी कर सकते हो। क्या करने का, ये ब्रैकेट को ऊपर लेके चल जाओ, पावर -2 हो जाता है उसका, और फिर u इंटू वी से सॉल्व कर दो, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दोनों भी हो जाता है। u इंटू वी से करके ये भी करोगे तो इक्वल टू जीरो करना है, इसको इक्वल टू जीरो करना है। तो चलो मैं डेरिवेटिव लेता हूँ और मैं डायरेक्ट लेता हूँ डेरिवेटिव, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे अपन इसका। तो सबसे पहले इसमें से u और v कौन है, तो ये ऊपर का न्यूमरेटर u है, नीचे वाला v है। तो u को एज इट इज रखा मैंने, पहले v को एज इट इज रखा, मतलब नीचे वाले को एज इट इज रखा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, r प्लस आर का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। और ई स्क्वायर तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, r का डेरिवेटिव 1 माइनस u एज इट इज, u कौन है ई स्क्वायर आर, तो इसको रख दिया ई स्क्वायर आर, u है, इंटू डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 r प्लस आर इंटू डेरिवेटिव ऑफ r, है ना, 2 नीचे उतरेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 r प्लस आर ब्रैकेट का पावर 1, है ना, ब्रैकेट का पावर क्या रहता है, 1 रहता है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो उसको छोड़ दो। और नीचे क्या है, नीचे v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर तो ऑब्वियसली ये v है आपका, उसका स्क्वायर है, तो आप उसको क्या करोगे, इग्नोर कर सकते हो। r प्लस आर ये आपका v है और इसका स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब वो तो जाने वाला है, क्योंकि इसको इक्वल आप जीरो कर रहे हो, है ना, इक्वेट टू जीरो है ना, ये इसका जब डेरिवेटिव ले रहे हो तो डेरिवेटिव इक्वेट टू जीरो है, डेरिवेटिव क्या है, इक्वेट टू जीरो। तो अब अगर जीरो से इक्वेट है डेरिवेटिव तो ये वाला इधर जाके जीरो हो गया। अब क्या न्यूमरेटर बचा सिर्फ, तो न्यूमरेटर में क्या आपके पास में r प्लस आर, छोटू आर है बेटे, r प्लस आर का स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर आर और 2 टाइम्स r प्लस आर, है ना, ऐसी ही तो वैल्यू है। तो अगर ये वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, ये ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब ये वाला ब्रैकेट 2 बार है ना, तो ये वाला एक ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास में, आपके पास बचा r प्लस आर इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है। ये r इधर आके माइनस हो गया, कैपिटल R इज इक्वल्स टू छोटू r, है कि नहीं बात सही, ये r इधर आके माइनस हो गया, तो r इक्वल्स टू कैपिटल R इक्वल्स टू छोटू r, ये वाली कंडीशन है। तो डेरिवेटिव लेने के बाद आपको ये कंडीशन मिलती है, दिस इज मैक्सिमम पावर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एट दिस कंडीशन current will be maximum and hence power will be maximum. Power is maximum, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। और अगर आप इसका ग्राफ अगर देखेंगे ना, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ पे आप जो है तो इसको ले लेंगे छोटू आर बढ़ते जा रहे हैं, छोटू आर को वैल्यू को बढ़ाते किसके बराबर करना है, कैपिटल आर के बराबर करना है, ठीक है, कैपिटल आर के बराबर करना है। उसके अंदर में कैपिटल आर रखो यहाँ पे या छोटू आर रखो, क्योंकि बदल किसको सकते हो, कैपिटल आर को, तो कैपिटल आर रख लो इधर, और इधर क्या रख लोगे, इधर रख दो आपका पावर। तो जब कैपिटल आर की वैल्यू छोटू आर के बराबर हो जाएगी, है ना, छोटू आर और कैपिटल आर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पावर मिलेगा। तो ठीक है, हम बना लेते हैं यहाँ पे पावर। तो यहाँ पे एक पावर का ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे जाता है, ये वाला ग्राफ होता है पावर का, कि आपको मैक्सिमम पावर जो मिल रहा है यहाँ पर
ठीक है, ऐसे R इक्वल्स टू R की कंडीशन में। उससे पहले भी, यानी कि R अगर कैपिटल R से छोटा है तो भी और कैपिटल R से अगर बड़ा है तो भी, दोनों केसेस के अंदर में छोटू r की वैल्यू या फिर आप बोलते हो कि R की वैल्यू, दोनों केसेस के अंदर में ये वाला प्रॉब्लम आने वाला है आपके पास। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा? फाइंड x फॉर p max। इस सर्किट के अंदर में, इस सर्किट के अंदर में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट बेच ले सब बेच ले। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम? R इक्विवेलेंट ऊपर का किसके बराबर होना चाहिए? छोटू r के बराबर। ऊपर का R इक्विवेलेंट कैसे होगा? देखो वाला, ऊपर का R इक्विवेलेंट होता है, इसको बोल दो R1, इसको बोल दो R2, इसको बोल दो X। तो ये हो जाएगा R1 प्लस ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन कौन का? R2 पैरेलल विथ X, है ना। इट शुड बी इक्वल टू छोटू r, ऐसा। वैल्यूज लिखो। R1 कितना है? 2 प्लस R2 कितना है? 6 और ये X। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? 6x अपॉन 6 प्लस x इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो ये बचा आपके पास में 6x डिवाइड बाय 6 प्लस x इज इक्वल टू 2 और ये हो जाने वाला है 3x इज इक्वल टू 6 प्लस x, यानी कि 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, इस तरह से। तो आपको वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? इसकी वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 3 ओम रखनी पड़ेगी। ये 3 ओम रखोगे तो 6 के साथ पैरेलल में वो कुछ तो भी सर्किट बनाएगा, कुछ तो भी वैल्यू बनाएगा। ठीक है ना, और 2 के साथ ऐड हो जाएगा तो 4 बनाएगा। ठीक है, ये और ये दोनों का 6 और 3 है। अगर ये 6 और 3, तो आप ये बोल सकते हो, इसका और एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखो, एक और शॉर्टकट बताता हूँ। अगर ये 4 है, ये कितना है? 2 है, तो आपको ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, 6x, ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हो। 6x अपॉन 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए, बस खत्म, इतनी वैल्यू आनी चाहिए। तो 2 आने के लिए क्या करोगे? उसको सॉल्व करोगे, सिंपल। इसकी वैल्यू अगर 3 है और इसकी वैल्यू 6 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 3 18 और 6 प्लस 9 18 बाय 9 बोले तो 2 हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि इसकी वैल्यू 3 है बोल के। तो ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो या ये पूरा लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों भी आपकी मर्जी, आपको जैसा इंपॉर्टेंट लगता है, जैसा कि ईजी जाता है वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर में कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कभी कभी। मैक्सिमम पावर और इफिशियंसी, जब पावर मैक्सिमम होगा सर्किट में, क्या इफिशियंसी भी मैक्सिमम होगी? इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज इफिशियंसी, यानी कितना इफिशियंट है हमारा सर्किट, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। अगर आप इनपुट दे रहे हो 10 वाट, आउटपुट मिल रहा है 10 वाट, तो इफिशियंसी कितनी हो जाती है? 100%। अगर आप इनपुट दे रहे हो 100, आउटपुट मिल रहा है 50, है ना, वैटेज में। अगर इनपुट 100 वाट है, आउटपुट 50 मिल रहा है, तो 50% इफिशियंसी होगी। तो हम ऐसा देखने वाले हैं कि पावर मैक्सिमम होते वक्त में इफिशियंसी कितनी होती है। इसके लिए समझ लो मेरा पहला सर्किट देखो। तो पहले सर्किट के अंदर में मैं वैल्यू लगाता हूँ यहाँ पे कि ये है आपका 0.5 ओम। ठीक है, एक बैटरी लगाई अपन ने 10 वोल्ट की और उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाया 2 ओम का। इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.5 और कितना है? 10 वोल्ट का बैटरी है। 10 वोल्ट का अगर बैटरी है तो इसमें से करंट कितना होगा? देखो उसकी इफिशियंसी कैसे होगी, निकालेंगे कैसे? देखो करंट कितना होगा, तो हम लिखेंगे कि करंट इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? करंट इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 प्लस 0.5 बोले तो 2.5, यानी कितना हो गया? 4 एम्पियर करंट हो गया। ठीक है, तो पावर कितना हो जाएगा फिर? पावर इज इक्वल टू, आप कितना पावर ले सकते हो उसमें से? पावर, इसको कितना मिल रहा है? पावर आउटपुट यहाँ पे इसके अक्रॉस पावर कितना है? तो आप बोलेंगे लोड को जो पावर मिल रहा है, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, लोड रेजिस्टेंस है ना, RL, इसको लोड रेजिस्टेंस बोल दो। तो क्या हो जाएगा? पावर इज टू आई स्क्वायर आर। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, आई स्क्वायर बोले तो कितना? 4 का स्क्वायर बोले तो 16 इंटू ये कितना हो गया? 0.5। ठीक है, 16 इंटू 0.5 बोले तो 8 वाट, यानी कि पावर कितना मिल रहा है लोड को? लोड का पावर मिल रहा है 8 वाट। अच्छा, आप दे कितना रहे हो? इनपुट पावर कितना है? ये तो आपका आउटपुट पावर हुआ ना। ठीक है, ये हुआ आपका आउटपुट पावर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पावर इनपुट कितना? पावर इनपुट इज इक्वल टू EMF कितना है? 10 वोल्ट
वी आई होता है ना, लिख के बताऊँ क्या, वी इंटू आई, वी कितना है 10 वोल्ट, इंटू करंट कितना है, मैक्सिमम करंट कितना निकल रहा है सर्किट में से 4 एम्पियर निकल रहा है, मतलब कितना 40 वाट। ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। देखो ध्यान रखो, इनपुट और ये आउटपुट हो गया। तो मैं इफिशियंसी अगर निकालूँ तो परसेंटेज इफिशियंसी इज इक्वल टू 8/40 इंटू 100, है ना, 8/40 इंटू 100। इससे इसको दिया तो 2.5 होता है ना, ये हो जाता है 2.5, सही बात है, 2.5 इंटू 8 बोले तो कितनी परसेंट इफिशियंसी है, 20%। इफिशियंसी कितनी आ रही, 20% ओनली। अरे अरे क्या बेकार सर्किट दिख रहा, मतलब है ना, 20% की इफिशियंसी सिर्फ, यानी 20% की इफिशियंसी मतलब ऐसा समझ लो कि 100 वाट आप इनपुट दोगे तो 20 वाट आउटपुट देगा वो, सिर्फ इतना होगा, ठीक है। 20% कितना हो गया इफिशियंसी हो गई। अच्छा, सर्किट को बदलते हैं थोड़ा सा, सर्किट को थोड़ा सा बदला और मैंने रेजिस्टेंस को ऐसा किया, ये रेजिस्टेंस को किया 2 ओम्स, ये वोल्टेज सेम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम, इंटरनल भी 2 10। अब देखो करंट कितना सर्किट में से, करंट कितना, करंट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2.5, है ना, 2.5 एम्पियर, ऐसे हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए। अच्छा 2.5 एम्पियर, तो पावर कितना, पावर लोड को कितना पावर मिल रहा है, तो अपन बोलेंगे आई स्क्वायर, यानी कि 2.5 का स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर बोलते 6.25 होता है ना, इंटू 2 कर दिया तो 12.5 वाट। ये क्या है, ये है आपका आउटपुट पावर, क्या ये पी आउटपुट है, याद रखो आउटपुट पावर है। अच्छा इनपुट पावर कितना होगा, इनपुट पावर इज इक्वल टू 10 इंटू करंट कितना है, करंट 2.5 एम्पियर है, करंट 2.5 एम्पियर है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 2.5 एम्पियर, ठीक है। ध्यान दो, अगर बात नहीं समझ में आ रही तो फिर से रिवाइज करो, यहाँ से देखो मैंने क्या निकाला है। तो इनपुट पावर कैसे निकालते हैं, जो टोटल वोल्टेज है और टोटल करंट है उसका मल्टीप्लीकेशन करके निकालते हैं इनपुट पावर। तो इनपुट पावर कितना हो जाएगा आपका 25 वाट, ठीक है 25 वाट, ये हो गया पी इन। तो परसेंटेज इफिशियंसी बताओ, 25 डिवाइड बाय आउटपुट कितना है, अरे आउटपुट 12.5 है, डिवाइड बाय 25 इंटू 100, है ना, ये कितना हो जाएगा 50%। तो परसेंटेज इफिशियंसी कितनी है 50%। वेरी गुड। ये कब है मालूम है, एट पी मैक्स, 12.5 वाट। मैक्सिमम पावर आप कितना दे सक रहे हो, 12.5 वाट। अरे मैक्सिमम पावर इतना है, यानी कि मैक्सिमम पावर के टाइम पे इफिशियंसी 50% है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती, है ना। मैक्सिमम पावर के टाइम पे इफिशियंसी कितनी आ रही है 50%। मैक्सिमम पावर जा रहा ना, अरे देखो ना, अरे बेटे ये कितना था 8 वाट था ना आउटपुट, 8 वाट आउटपुट था, इधर आउटपुट कितना है 12.5। तीसरा केस देखो, तीसरा केस, अगर मैंने सर्किट को, थर्ड केस, सर्किट के अंदर में मैं इसको 8 ओम कर देता हूँ, यानी इफिशियंसी में 50% से बढ़ा सकता कि नहीं बढ़ा सकता, सोचो बोला। मैक्सिमम पावर जब है, जब ये आपको कितना मिल रहा है इफिशियंसी 50%, तो अब अगर मैं वैल्यू को चेंज कर दूं तो क्या मैं इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकता हूं या पावर को इंक्रीज कर सकता हूं। देखो जरा, करंट कितना हो जाएगा, करंट इज इक्वल्स टू 10/10 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, है ना। पावर आउटपुट बताओ, आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 8, कितना मिला 8 वाट, पावर आउटपुट 8 वाट। अच्छा पावर इनपुट कितना है 10 इंटू 1 10 वाट। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या सर्किट है। 10 वाट आप इनपुट दे रहे हो, 8 वाट आउटपुट मिल रहा है, इफिशियंसी कितनी होगी, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू 8/10 इंटू 100, 80%, है ना 80%। इफिशियंसी कितनी होगी 80%। ओहो क्या बात है। मतलब कि अब ये वाले केस में देखो, ये वाले केस में क्या था, ये वाला जो केस है ना आपका, ये छोटू r इक्वल टू कैपिटल R वाला केस है, इसीलिए मैक्सिमम पावर लिखा मैंने यहाँ पे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर के टाइम पे आपको 50% इफिशियंसी मिली, लेकिन पावर फिर से कम हो गया, देखो 8 वाट, ये 8 वाट पावर हो गया, जैसा पहले था 8 वाट था, अब भी कितना हो गया 8 वाट हो गया, लेकिन उसके लिए आपको इफिशियंसी कितनी हुई 80%। मतलब आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ा के इफिशियंसी को बढ़ा सकते हो। एक्सटर्नल इंटरनल को दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आपको पावर मैक्सिमम मिल जाएगा, पावर को बढ़ा सकते हो। मतलब अगर आपको पावर बढ़ाना है तो एक्सटर्नल इंटरनल को सेम करना पड़ेगा, अगर आपको इफिशियंसी बढ़ानी है तो एक्सटर्नल को बढ़ाना पड़ेगा।
और ये वाला सर्किट तो किसी काम का नहीं, क्योंकि इसमें इंटरनल ज्यादा है, एक्सटर्नल कम है, तो इसीलिए इसके अंदर में तो आपकी इफिशियंसी सीधा कितनी आ रही थी, देखो यहाँ पे 40 वैट आप ले रहे थे बैटरी से और आउटपुट सिर्फ 8 वैट दे रहे थे, मतलब इतना बड़ा नुकसान हो रहा था। कितना बड़ा नुकसान हो रहा था? 32 वैट का नुकसान ये इसके अंदर हो रहा था, 32 वैट का नुकसान हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपने जब इनको आर को और आर को दोनों को इक्वेट कर दिया, तो आपने क्या किया, आधा आप वैल्यू क्या बना रहे थे, आधी वैल्यू इधर से बना रहे थे, आधी वैल्यू आप खर्च कर रहे थे, 25 वैट टोटल बना रहे थे और 12.5 खर्च कर रहे थे, यानी कि 50% इफिशियंसी। लेकिन इस केस में आपने क्या किया, एक्सटर्नल को बढ़ा के आपने इतनी चालाकी दिखाई कि आपका जो इफिशियंसी है वो 80% हो गया, यानी सिर्फ 10 वैट आपने बैटरी से मांगा। जितना करंट आप जो है तो इसके अंदर कम करोगे ना, इसके अंदर देखो करंट कितना है 1 एम्पियर, इसमें कितना है 2.5, इसमें कितना है 4 एम्पियर। जितना करंट कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कम होगा तो इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना, इफिशियंसी बढ़ेगी। तो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं मेरे को मैक्सिमम पावर चाहिए, तो मैक्सिमम पावर के लिए आपको फिर ये दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, करंट कम रहेगा, करंट ज्यादा रहेगा और इफिशियंसी कम रहेगी। इस केस के अंदर में इफिशियंसी कम, पावर ज्यादा, पावर कम, इफिशियंसी ज्यादा, 8 वाट ईच मिलाना अपने को और इफिशियंसी ज्यादा होगी, तो फिर दोनों में क्या करना आप, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं है, इफिशियंसी और पावर मैक्स ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, याद रख लो, एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं है कि आप ऐसा बोलोगे कि पी मैक्स मिला तो ये इफिशियंसी मैक्सिमम मिलना, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये बैलेंस देता है अपने को। तो अपन क्या बोलेंगे, पी मैक्स, हमको पावर मैक्सिमम चाहिए। ये कहां पे ज्यादातर यूज होता है, मैक्सिमम पावर उस जगह यूज होता है जहां आपको साउंड का वैल्यू बढ़ाना होता है, ठीक है, साउंड की वैल्यू बढ़ाना होती है, इंटेंसिटी बढ़ाना होती है, साउंड डिवाइसेस के अंदर में ज्यादातर हम पी मैक्स यूज करते हैं, ठीक है। इफिशियंसी कम रही तो चलती है अपने को वहां पे, ठीक है, लेकिन अपने को पावर मैक्सिमम चाहिए होता है। और कहीं कहीं पे सर्किट जो होते हैं हमारे, वहां पे हम क्या करते हैं कि बल्ब वगैरह जैसे लगाना है तो 80% इफिशियंसी के लिए हम पावर उसमें कम कर देते हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, ऐसा एडजस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन दोनों के बीच में एक बैलेंस अगर करना है तो दोनों के बीच में एक बैलेंस आपको कंडीशन बेस्ड निकालना पड़ेगा, कंडीशन बेस्ड, कि आपको इफिशियंसी ज्यादा चाहिए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, और अगर इफिशियंसी कितनी भी चलेगी लेकिन पावर मैक्सिमम चाहिए तो फिर ये दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई है? तो ये था हमारा पावर मैक्सिमम का, हमारा पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसका ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ बता देता हूं। देखो पी मैक्स का आपका ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन इफिशियंसी का ग्राफ कैसे बनता है? देखो एफिशिएंसी का जो ग्राफ आपका बनेगा ना रेजिस्टेंस के साथ, तो %, है ना, 50% इफिशिएंसी। 50% इफिशिएंसी आपको कब मिली थी? जब R इक्वल टू कैपिटल R हो गया था, है ना। 50% इफिशिएंसी मिली थी जब कैपिटल R इक्वल टू R हो चुका था। और इन्फिनिटी पे चल जाओगे तो R की वैल्यू इन्फिनिटी कर दो, R की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा? लीस्ट करंट हो जाएगा। उस केस में आपको क्या हो जाएगा? 100% इफिशियंसी मिल सकती है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इन्फिनिटी के केस में आपको 100% इफिशियंसी मिल सकती है, लेकिन क्या करोगे इफिशियंसी 100% करके? क्या करोगे इफिशियंसी 100% करके? वहां पे करंट कम हो जाएगा ना, रहेगी नहीं। पहले करंट कितना था? 4 एम्पियर, उसके बाद कितना हो 2.5, उसके बाद कितना हो 1, और फिर आप इन्फिनिटी अगर कर दोगे, आर की वैल्यू को इन्फिनिटी कर दोगे तो करंट इतना नेग्लिजिबल हो जाएगा, वो चला भी नहीं पाएगा। करंट की वजह से आपके डिवाइसेस नहीं चल पाएंगे, इतना कम करंट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में बैलेंस करने के लिए आपको ये ग्राफ को याद रखना चाहिए। ये किसका ग्राफ है? ये इफिशियंसी का ग्राफ है, इफिशियंसी वर्सेस रेजिस्टेंस एक्सटर्नल, और ये है पावर वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये मिलेगा आपको पी मैक्स की वैल्यू कितनी रहती है आपको मालूम है? पी मैक्स की वैल्यू है E²R/R प्लस R का स्क्वायर, है ना, R प्लस R का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू है, ठीक है, याद रहेगा, ये भूलेंगे नहीं। चलो।